ओके, सो ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम ओहम्स लॉ वगैरह, पावर, जो एनर्जी है उनकी फार्मूला वगैरह सब कुछ देखेंगे। सो लेट्स गो। ओहम्स लॉ की बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। जो ओहम्स लॉ कहता क्या है, अगर हम कोई कंडक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई वायर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, जो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड इट इज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर हम टेम्परेचर को सेम रखें तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ओहम्स लॉ की फार्मूला वेरी फेमस और इससे सवाल भी आते हैं। वोल्ट जो V है ये वोल्टेज है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। I यहाँ पे करंट है, इसका यूनिट एम्पियर होता है। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओहम होता है। V इज इक्वल टू आई आर। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो कि वायरल ट्रिक है। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, यही ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फार्मूला है। ओके, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल अगर हम करंट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, वोल्टेज को वाई एक्सिस पे, तो जो ये ग्राफ बनेगा इसका जो स्लोप आएगा वो क्या देगा, वो हमें रेजिस्टेंस देगा। यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये रेजिस्टेंस है, इसी को हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। तो इसका स्लोप जो है जो कि V बाई आई आ जाएगा। V बाई आई इस फार्मूले से V डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। लिहाजा जो ये ग्राफ है इसका स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। और जो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की अगर हम बात करें, रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, R1 पत R2 पत R3, तो हम इसे सीरीज में एक लाइन में लगाते हैं एंड टू एंड। ओके, करंट इनमें सेम जाता है, सारी की सारी रेजिस्टेंसेस में यमन मज करंट सेम गसन, V इज इक्वल टू डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट आसन। V इज वोल्टेज डिफरेंट आता है क्योंकि वोल्टेज जब करंट सेम होगा तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर R1 कम है इसके अक्रॉस वोल्टेज कम आएगा, अगर R2 ज़्यादा है इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएगा। लिहाजा वोल्टेज डिफरेंट है लेकिन करंट सेम है। फॉर एग्जांपल इसके अक्रॉस आ जाएगा V इज इक्वल टू आई, तो सेम है सब में R1, V इज इक्वल टू आई तो सेम है सब में R2। V इज इक्वल टू आई इंटू R2 होता है क्योंकि रेजिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल V इज इक्वल टू आई R3, यानी डिफरेंट रेजिस्टेंसेज में करंट सेम होने के बावजूद, रेजिस्टेंस डिफरेंट होने के बावजूद, रेजिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से वोल्टेज डिफरेंट आ जाएगा तीन रेजिस्टेंसेज में। आर इक्विवेलेंट इस केस में रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। पैरेलल में ऐसा होता है कि पैरेलल में करंट तो डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेज सेम आता है, क्योंकि यहाँ पे ना एंड्स इनके मिल जाते हैं फिर सबके, ठीक है। तो ये R1 यहाँ से, R2 यहाँ से, R3 यहाँ से, वोल्टेज तीनों का सेम आएगा लेकिन करंट डिफरेंट आएगा। एंड इनकी आर इक्विवेलेंट अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट आता है 1/ReQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या डिसएडवांटेज है अगर हम बात करें तो, इफ वन डिवाइस फेल्स ऑल अदर डिवाइसेस इन दैट सीरीज विल नॉट वर्क। अगर एक डिवाइस फेल हो गई ना, एक डिवाइस काम नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल उसकी तार कट गई, बाकी सारी डिवाइसेस सीरीज में जो भी लगी है वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वो कनेक्शन ही, सर्किट ही ब्रेक हो गया ना। दूसरा, डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स नीड डिफरेंट करंट। फॉर एग्जांपल a bulb and heater needs different current and cannot be connected in series, that can be done
दिस कैन बी डन विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिवाइसेस जो होते हैं, बल्ब है या हीटर है, उन्हें डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट करंट ज़रूरत होता है, जो कि हम सीरीज़ में नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज़ में एक ही करंट जाता है सारे के सारे रजिस्टर से, और ये हम सीरीज़ में नहीं कर सकते, लेकिन दिस कैन बी डन विद पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम ऐसा कर सकते हैं। अब आता है सर्किट डायग्राम की कुछ सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिक सेल है वो हम इस सिंबल से, एक ये बड़ा वाला डंडा, एक ये छोटा वाला डंडा, ये जो बड़ा वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरीके से हम सेल डिनोट करते हैं। बैटरी जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, यही सेल जो ऊपर वाली सिंबल है, यही 1 2 3 लगानी है तो बन गई बैटरी। प्लग या स्विच की बात करें, अगर ओपन है यानी अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है राइट नाउ, बंद जो है, जिसे हम कहते हैं कि अभी स्विच बंद है, लेकिन अंग्रेजी में देखें तो ओपन की बात करें तो ओपन का मतलब है कि सर्किट ब्रेक है, सर्किट ब्रोकन है, अभी सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसी को हम ओपन कह रहे हैं। तो वो ये इसकी सिंबल ये है। अगर हम प्लग की या स्विच क्लोज की बात करें, क्लोज, अगर क्लोज का मतलब यहाँ पे करंट जा रहा है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, यानी स्विच यल, या कशीर पे स्विच यल वनान, तथ वनान अंग्रेजी पे क्लोज्ड स्विच, वो उसकी सिंबल ये है, यानी अभी करंट इसमें जा रहा है। बिल्कुल। ए वायर जॉइंट, अगर वायर जॉइंट, वो सिंपल है, ये वायर का जॉइंट है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, वो इस तरीके से दिखाते हैं, ये तार फिर यहाँ से इस तरीके से, इसका मतलब इन दो वायर्स के बीच में टच नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंपल सी ये है सिंबल। ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस की ये पहाड़ है ऊपर नीचे। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, उसकी सिंबल्स ये दो हैं। एमीटर की बात करिए, वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है, इसकी सिंबल ये है, ए लगा देना है। वोल्ट मीटर की वे है, वी लगा देना है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो जाएगी, उसे हम कहते हैं पावर। रेट का मतलब यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो गई, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। फॉर एग्जांपल इसकी कुछ फार्मूला, 2-3 फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज एंड करंट, वेयर वी इज वोल्टेज एंड जो I है इसमें ये करंट है। V का पावर का जो यूनिट है ना वो वाट है। V वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। एंड I जो है ये एम्पियर है, इसका यूनिट ये करंट है। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ये दूसरी फॉर्मूला है। एक तो है पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पावर छसन बराबर V इंटू आई एस, V इंटू आई। अगर हम बात करें, हाँ, जो ये V इंटू आई होता है ना, इसी से ये दोनों बाकी सारी फार्मूलाज निकलेंगी। फॉर एग्जांपल जो है आई स्क्वायर R है, ये भी इसी से निकलेगी। कैसे, ओहम्स लॉ हमें पता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ से हम इस फार्मूले के में क्या नहीं है, वोल्टेज नहीं है, दैट मीन्स जो ये वाली फार्मूला है इसमें हमें वोल्टेज सब्स्टिट्यूट करना है, V की जगह आई आर लेना है। तो जो ये V है ये I है, V की जगह हम बराबर लिख सकते हैं I इंटू आर, और एक I इसका पहले से है, वो हो गया I आ गया आंसर I स्क्वायर R। तो बन गया ना ये वाला फार्मूला। इसके बाद अगर हम ये वाली भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें करंट नहीं है, दैट मीन्स ओहम्स लॉ से इस वाली फार्मूला में करंट हमें डालना है, करंट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वहां से हमें V स्क्वायर बाय R निकलेगा आंसर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस, P इज इक्वल टू वी आई, ये तो पता है। V को रहने देते हैं, I को लिख सकते हैं यहाँ पे ओहम्स लॉ की वजह से, ओहम्स लॉ में I को हम लिख सकते हैं V बटा R, V बाई R जो कि आएगा बराबर V स्क्वायर बाई R, जो कि इसके बराबर आ गया, V स्क्वायर बाई R। आ गई ना तीनों फार्मूले। सो क्या है पावर, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, पावर छ आसन वोल्टेज दर बे करंट।
एंड आई पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी है। ये अल्टरनेट फार्मूले हैं। जब हमें वोल्टेज एंड करंट पता हो तो ये फार्मूला, जब करंट और रेजिस्टेंस तो ये फार्मूला, जब वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हम ओके ये जस्ट फिगर दी गई है, v इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आई, ये तो ओहम्स लॉ ही है यहाँ से। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, पावर क्या था? पावर होता है कितनी एनर्जी यूज हो गई पर यूनिट टाइम, फॉर एग्जांपल पर सेकंड। जो पावर होता है वो होता है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई एक यूनिट टाइम में, फॉर एग्जांपल एक सेकंड में अगर हम एसआई की बात करें तो। लेकिन जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है, जितने भी टाइम को हम कंसिडर कर रहे हैं उस पूरे टाइम में जितनी भी एनर्जी खर्च हो गई है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो उस हिसाब से जो एनर्जी आ जाएगी वो तो पावर जो कि यूनिट टाइम की एनर्जी है इनटू टाइम आनी चाहिए, डेफिनेटली यही आनी चाहिए एनर्जी। अगर हम देखें तो अगर हम ये पावर की जो हमने 3 फार्मूलाज पढ़े, अगर हम इनको तीनों को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगी एनर्जी की फार्मूला। सो लेट अस सी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई सप्लाइड बाय सेल। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये सेल प्रोवाइड करती है या बैटरी। बैटरी याद रखना चार्ज नहीं देता, बैटरी एनर्जी देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। जनरली एनर्जी का ऐसा यूनिट हाँ बिल्कुल जूल्स में हम लेते हैं, लेकिन जो हम घर में बिजली का बिल जो आता है वो किस पे आता है? वो यूनिट के बेस पे आता है। वो यूनिट क्या होता है? जब हम कहते हैं 1 यूनिट खर्च हो गया, 2 यूनिट खर्च हो गया, वो यूनिट एनर्जी का यूनिट है जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं। किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, ये पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। हाउ कम? लेट अस सी। एनर्जी अगर इफ पावर इज 1 किलोवाट, पावर इज 1000 watt and it is used for 1 hour, 3600 सेकंड्स के लिए हम वो डिवाइस यूज करेंगे जिसका पावर है 1000 वाट। वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा ना 1 घंटे में, 1 घंटे में जितनी वो एनर्जी कंज्यूम करेगा उस एनर्जी को हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर एनर्जी है। फिर से सुन लो, अगर कोई फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट है, मोटर है या हीटर है, जो भी है, उसकी अगर उसका पावर है 1 किलोवाट, ये इसकी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी है 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट एनर्जी वो पर सेकंड कंज्यूम करता है। अब अगर उसे हम 1 घंटे के लिए चलाएंगे, 1 घंटे के लिए यानी 3600 सेकंड्स के लिए चलाएंगे, वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसे हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर। वो एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। वो जब कैलकुलेट करके हम लाते हैं, कैसे कैलकुलेट करके लाएंगे? 1000 वाट ये तो पावर है, इनटू पावर इनटू ऑलरेडी मैंने कहा पावर इनटू टाइम जो है वो एनर्जी देता है। पावर इनटू टाइम, टाइम कितना है सेकंड्स में? एसआई की बात है 3600 सेकंड्स, 8 घंटों को 36 सेकंड गो। आई दी आंसर है 3.6 इंटू 10 रेज़ड पावर 6 जूल्स। ये एसआई की बात हो रही थी ना, सो इतने जूल्स आ जाएगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ड पावर 6 जूल्स। हम लेते हैं कितना? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। जनरली जो एनर्जी है वो मेजर करते हैं हम किलोवाट आवर, अगर जो ऐसा यूनिट जूल ही है, लेकिन जो घर में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बिजली वगैरह जो बिल वगैरह आता है वो उसमें किलोवाट आवर ही हम यूज़ करते हैं। एनर्जी का फार्मूला है पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एंड पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। पावर की डेफिनेशन ही है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाय टाइम, एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी का यूनिट अगर हम किलोवाट आवर लेंगे, ये किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। पावर को हम किलोवाट में फॉर एग्जांपल डालेंगे जो कि 1000 वाट के बराबर होता है, एंड टाइम को आवर में, तो उस टाइम पे 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो बिल वगैरह किस तरीके से
एनर्जी हम किस चीज़ के लिए पे करते हैं? जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो क्या हम चार्ज का पे करते हैं या वोल्टेज का या एनर्जी या करंट का? नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं, इनमें से हम एनर्जी का पे करते हैं। जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेस में, अपनी फॉर एग्जांपल अपने रजिस्टर्स में, हीटर वगैरह वट एवर। एन इलेक्ट्रिक मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मीटर में जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होता है ना, वो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है। बिल कितना आता है? नंबर ऑफ यूनिट्स जितने हम कंज्यूम करेंगे इनटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट, प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो वो एनर्जी, ये नंबर ऑफ यूनिट्स ये क्या होता है? ये किलोवाट आवर में होते हैं। नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स वी हैव कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी यूज की किलोवाट आवर में। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor or an electrical device, the conductor becomes hot after some time and produces heat. This is called a heating effect of electric current. जब किसी ऑब्जेक्ट से जब किसी रेजिस्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे हीट निकल जाती है कुछ देर बाद। तो इसको हम कहते हैं क्या? हीटिंग इफेक्ट, या जूल्स लॉ भी इसे कहते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एलॉयज जो होते हैं इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका एलॉयज़ का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डू नॉट ऑक्साइड, इन पे ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता है, ये जनरली रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल बल्ब, टोस्टर, मोबाइल फ़ोन, फैन। व्हाट इज़ दिस एग्जांपल ऑफ? एनीवेज, बहरहाल ये देखें तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि आई स्क्वायर आर तो ऑलरेडी पावर में हमने पढ़ा था, पावर की फॉर्मूला थी। अब उस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट आ जाएगी, हीट और मतलब एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी और हीट एक ही बात है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है इसकी क्या क्या फार्मूला है? एक तो है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और जो पावर की तीनों फार्मूलेज थी वो तीनों इसमें से इसी में उनमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक है एच इज इक्वल टू वी आई, जो हमने पावर की पढ़ी थी, वी आई टी, ये हो गई हीट की या एनर्जी की। एक और थी वी स्क्वायर बाई आर, इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का आएगा, हीट का आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो वी एच, अगर ये वाली फार्मूला की यहाँ से, तो एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, जितने ज़्यादा टाइम के लिए वो करंट वहाँ से जाएगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर, जो ओके हम ऐसे डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, अगर हम किसी प्योर रेजिस्टर से करंट I फ्लो करा देंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, ये तो ओहम्स लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे ना, अब तो LED आ चुके हैं। जो पहले होते थे उनमें जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का होता था। टंगस्टन एक मेटल है, एलिमेंट है, एक मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इज हीटेड एंड इट इमिट्स लाइट, जब इसे हीट करते हैं तो लाइट इमिट होती थी। उसकी वो फिलामेंट, वो धागे जैसी होती थी बीच में, जो कि टंगस्टन जिसकी सिंबल W है, उस मेटल की बनी हुई होती थी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड अपीयर्स एज हीट, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी एज लाइट। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो जो बल्ब होते थे ना येलो कलर वाले, उनमें से ना ये ज़्यादा एनर्जी एज हीट निकल जाती थी। वो बहुत वहाँ पे अगर आपने देखा भी होगा, वहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज़ होती थी कंपेयर टू लाइट। वो बहुत गर्म हो जाता था जल्दी जल्दी, और बहुत कम पार्ट उसका लाइट में चला जाता था। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, यानी इजीली ये मेल्ट नहीं होता।
इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है, यानी जो ही तार में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ये फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ मतलब ये मेल्ट होता है एंड वहाँ पे सर्किट ब्रेक होता है एंड फर्दर डैमेज होने से बच जाता है वो डिवाइस जिसमें फ्यूज़ हो। सो व्हेन हाई करंट पासिस थ्रू इट मेल्ट्स एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट। सर्किट ब्रेक हो गया, तार यल से नहीं, ऑब्वियसली करंट में ये करंट नहीं फ्लो कर पाता एंड वो डिवाइस फिर बच जाता है डैमेज से। फ्यूज वायर इन सीरीज विद द अप्लायंस। फ्यूज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तभी तो जब सीरीज में ही होता है ना, कि जब एक चीज एक जगह पे कट हो गया तार, एक जगह पे सर्किट ब्रेक हो गया तो पूरे सर्किट में करंट अब नहीं जाएगा, तो फ्यूज़ को हम इसीलिए सीरीज में लगा देते हैं। फ्यूज़ वायर अलॉय ऑफ, फ्यूज़ के जो वायर होती है किसके बनी होती है, अलॉय ऑफ किसकी, एल्युमिनियम कॉपर लेड एंड आयरन। ये एल्युमिनियम कॉपर लेड और आयरन के अलॉय की बनी होती है फ्यूज़ की वायर। 50 एम्पियर अगर व्हाट इज दिस 5 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे फ्यूज़ है, ये एप्लायंस है, इसमें ना मैक्सिमम करंट 4.5, जब तक 4.5 करंट इससे जाएगा ये सेफ है, मतलब इसका कोई डैमेज नहीं हो जाएगा, एप्लायंस ख़राब नहीं हो जाएगा। अब जो फ्यूज़ वायर है उसे हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि अगर 4.5 से ज़्यादा करंट हो गया, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर हो गया करंट, तो उस 5 एम्पियर पे अब वो इसके लिए डैमेजिंग होगा, तो उस फ्यूज़ वायर को हम उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जो ही 5 एम्पियर वाला करंट इसमें फ्लो करेगा वो एकदम से फ्यूज़ हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड सर्किट को बिल्कुल ब्रेक करेगा और करंट आगे नहीं जाएगा, thus प्रोवाइडिंग द सेफ्टी टू द डिवाइस। फ्यूज़ वायर शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है फ्यूज़ वायर की वो हाई होनी चाहिए। हाई हीट इंक्रीज टेम्परेचर, जब करंट ज़्यादा इसमें बहेगा तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इफ हाई करंट फ्लोज मोर देन रिक्वायर्ड, फ्यूज वायर गेट्स हीटेड एंड मेल्ट्स। अभी जो मैंने बोला, जब ज़्यादा करंट जितना रिक्वायर्ड था उससे भी ज़्यादा करंट हो गया तो जो ये वायर है फ्यूज़ की वो मेल्ट हो जाएगी, वो फ्यूज़ हो जाएगी। फ्यूज़ इटसेल्फ मीन्स टू मेल्ट एंड 10 सर्किट को ब्रेक करेगी। रेटिंग ऑफ फ्यूज़, लगभग फ्यूज़ किस रेटिंग के होते हैं, 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर के, यानी उस तरीके के फ्यूज़ जो 1 एम्पियर को सह सकता है, 2 एम्पियर को सह सकता है, इससे ज़्यादा पे फ्यूज़ हो जाएगा। ये डिफरेंट रेटिंग्स होते हैं, रेटिंग्स के फ्यूज़ होते हैं। रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। अगर हम फ्यूज़ वायर की क्या रेटिंग है वो हम किस चीज़ को कहते हैं, वो कहते हैं हम मैक्सिमम करंट जो उस फ्यूज़ से फ्लो कर सकता है बिफोर मेल्टिंग द फ्यूज़, राइट। Subscribe to the channel and bye. Take care.